हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। इसमें अध्याय नंबर 1 है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे इसमें कुलाम का नियम किसे कहते हैं। तो कुलाम जी ने एक नियम स्थापित किया था, उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया इस कुलाम के नियम में, समझेंगे। उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, दो स्थिर बिंदु आवेश हम मान लेते हैं Q1 और Q2, ये दो स्थिर बिंदु आवेश है। इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है R। अब इन्होंने कुलाम के नियम से इन्होंने स्थिर विद्युत बल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? स्थिर विद्युत बल के बारे में बताया। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल किनके बीच लग रहा है? इन दोनों आवेशों के मध्य। तो इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया तो इन्होंने तीन मुख्य बातें बताई। पहली क्या थी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, कौन सा? स्थिर वैद्युत बल जो है वो इन दोनों आवेशों के, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, लिखेंगे बल किसके समानुपाती हो रहा है? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 Q2 का गुणनफल। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या कही? दूसरा कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लिखेंगे दूसरी लाइन, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसे? यहाँ लिखेंगे F समानुपाती क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r यानी इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बात क्लियर हुई, यानी F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r²। अब नेक्स्ट थर्ड बात उन्होंने बताई कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो ये बल लगता है स्थिर विद्युत बल, वो इनकी रेखा के अनुदिश होता है। लिखेंगे दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कैसे? जैसे ये दोनों आवेश है, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस तरीके से, इधर और इधर,
ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को एक साथ लिखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बल F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे, इसकी जगह K लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ K क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। इसका मान, K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, मात्रक पद्धति पर, दूसरा माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, पढ़ेंगे K का मान मात्रक पद्धति पे कैसे डिपेंड करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसके आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं K का मान मात्रक पद्धति पर माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखते हैं मात्रक पद्धति पर कैसे डिपेंड करता है ये। इसमें हम लेते हैं SI मात्रक के रूप में। कैसे, SI मात्रक में K का मान कितना होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। SI मात्रक में K का जो मान होता है वो उसको K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और जो ये 1/4πε0 है वो इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है K का मान 1/4πε0। इसको अगर हम सोल्व करेंगे ε0 π4 इसको मैथमेटिकली, तो मान कितना आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। ये यूनिट कैसे निकाली है, इससे K ये रह गया, इधर बल का मात्रक न्यूटन, दोनों आवेशों को, दूरी को मीटर स्क्वायर में और दोनों आवेशों को कूलाम स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ जो ये ε0 है, इस ε0 को हम क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोला जाता है ε0। इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, ε0 को क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ε0 का भी मान कितना होता है, ε0 का मान 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। K का मान ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और मात्रक पद्धति में हमने पढ़ा ये ε0 का मान 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर होगा ε0। अब हम ε0 की विमा की बात करते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। ε0 की विमा कैसे निकालेंगे, विमा इसकी ε0 की, कूलाम स्क्वायर, यानी इसका मतलब है आवेश का स्क्वायर है ये, बटा न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल, मीटर का मतलब दूरी का स्क्वायर है, लंबाई का स्क्वायर। तो आवेश का विमेय सूत्र हमें पता है A1 T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बल का विमेय सूत्र हमें पता है M1 L1 T-2, और दूरी का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, दूरी का L स्क्वायर। ये 11वीं कक्षा में पढ़ाया हुआ है, 11वीं कक्षा में इसकी पूरी एक यूनिट है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसको जिससे कटता है काट देंगे। M1 को ऊपर ले गए तो माइनस का हो जाएगा M1 बल,
L1 को ऊपर लेके गए तो L1 किसका हो गया माइनस का। एक मिनट, L1 को ऊपर ले जाने से पहले L स्क्वायर और L1 कितना हो जाएगा L क्यूब। L क्यूब को ऊपर लेके गए तो माइनस का 3। इसके बाद में T माइनस का 2 है, ऊपर भी T का स्क्वायर है तो माइनस का 2 और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो T की पावर क्या हो जाएगी 4 और A1 का A1 रहेगा। ये इसका विमेय सूत्र हो गया। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या हो जाएगी M-1 L -3 T की पावर 4 और A का स्क्वायर, सॉरी A का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है विमा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही मात्रक जो होता है K का वो होता है न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर। क्यों, ये इसका रिवर्स हो है ना तो रिवर्स हो जाएगा इसका सूत्र का, इसका जो यूनिट है इसका रिवर्स हो गया कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा की। तो विमा क्या होगी, आवेश, यहाँ से हमने सूत्र से लिखा कूलाम किसका मात्रक होता है आवेश का, तो आवेश का स्क्वायर हो गया। न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, तो बल, और दूर ये मीटर क्या है दूरी तो है तो दूरी का दूरी स्क्वायर। आवेश, इससे अभी हमने पढ़ा था आवेश जो है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है A1T1। विमेय सूत्र में क्या होता है A1T1। बल का विमेय सूत्र क्या होता है M1L1T-2। ये आप अच्छे से जानते होंगे। दूरी का L स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास विमेय सूत्र आएगा M की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 और A का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे पढ़ते हैं अब हम। ऐसा ही मात्रक के बाद में ऐसा ही मात्रक हो गया। अब हम बात करेंगे सीजीएस मात्रक की कि सीजीएस मात्रक क्या होगा K का। K का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। यहां से हम मात्रक बनाएंगे इसका सीजीएस में। तो कैसे बनेगा, K का मान कितना हो जाएगा, देखो K मान कितना दिया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है सीजीएस में, और इस तरीके से 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ इतना मान होता है 1 कूलाम का। ठीक है, 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। सीजीएस में 1 कूलाम बराबर किसके बराबर था, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, इन मानों को हम यहाँ रखते हैं। और अगर 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो K = 9 × 10⁻⁹। 1 न्यूटन को डाइन में बदल लिया तो 10⁵5, और मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो स्क्वायर है तो 10⁴ हो जाएगी ये। देखिए 10⁵2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ हो जाएगी। ठीक है, नीचे 1 कूलाम बराबर सीजीएस पद्धति में कितना मान होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये 3 × 10⁹ का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसको, 9 × 10⁵, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। 9 और 5 14 और 4 18, तो 10⁸ भाग 3 का स्क्वायर 9 और 10⁹ का मतलब 18। ये कट गया तो K का मान कितना आया 1। K का मान कितना आया 1, और ये किस में बदल गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम का स्क्वायर, स्टेट कूलाम का स्क्वायर। यहाँ से K का मान सीजीएस पद्धति में हमेशा क्या होगा, K बराबर 1 होगा, और ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया डाइन × सेंटीमीटर बटा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम परावैद्युतांक, और जो जिसमें परावैद्युतांक आएगा जो माध्यम की प्रकृति पर
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माध्यम पर के का मान कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, माध्यम पर तो अगर हम दो स्थिर बिंदु आवेश लें जिनका मान कैसा हो, नियत हो, और उनको अलग अलग माध्यम में रखें तो उन पर जो स्थिर वैद्युत बल का मान होगा वो अलग अलग होगा। तो निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल का मान होगा वो सबसे अधिक, और कुचालक माध्यम में उससे अपेक्षाकृत कम मिलता है, और सुचालक माध्यम में इसका मान क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि परिभाषा से कि निर्वात की तुलना में अदर माध्यम में, कुचालक माध्यम में स्थिर वैद्युत बल का मान अपेक्षाकृत कितना गुना कम मिलता है, हमें कितना गुना कम मिलता है, उसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो माध्यम, अगर हम माध्यम चेंज कर रहे हैं तो स्थिर वैद्युत बल के मान पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर भी के का मान भी चेंज होता जाता है। जैसे कि यहाँ अगर मैं लिखूं माध्यम के लिए, निर्वात में तो क्या होता है, निर्वात में के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद माध्यम में के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे हम, विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ओनली माध्यम की विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं इसको, ओनली एप्सिलॉन को। माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब है परमिटिविटी, यानी कितनी परमिशन मिल रही है माध्यम में, कितनी उसको परमिशन मिल रही है। जैसे कि अगर मान लो हवा में अगर हम किसी थप्पड़ मारे तो उसके बल का मान अलग होगा, और एक पानी में थप्पड़ मारे तो उसके बल का मान अलग होगा, यानी कितनी परमिशन देता है माध्यम में। इस तरीके से परावैद्युतांक के बारे में मैंने आपको बताया कि परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक जो होता है वो निर्वात में विद्युतशीलता का मान कितना, निर्वात में स्थिर वैद्युत बल का मान कितना है, और उस बटा माध्यम में माध्यम में स्थिर वैद्युत बल का मान। लिखता हूं मैं इसको, देखो क्या होता है। एप्सिलॉन आर, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर जो है क्या होगा, निर्वात या हवा में स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इसको अपन एफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे माध्यम में, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल का अनुपात FM। ठीक है, मान लिखते हैं अपन, निर्वात में कितना होगा बल का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये सब कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चीज कौन सी, एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन, यानी ये सब कटा जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर बराबर हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन किसको कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाय निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर रिलेटिव विद्युतशीलता। ठीक है, क्या बोलेंगे एप्सिलॉन आर को,
आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और जो ये एप्सिलॉन आर है वो एक विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि देखो एप्सिलॉन का मात्रक और इसका मात्रक दोनों आपस में कट जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगी, एक विमाहीन राशि। तो हम एप्सिलॉन आर के लिए लिख देंगे कि एप्सिलॉन आर विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एप्सिलॉन आर क्या है, विमाहीन राशि है। हमने माध्यम में पढ़ा, निर्वात में ये होता है माध्यम में, और एप्सिलॉन आर जो होता है निर्वात या हवा में स्थिर वैद्युत बल बटा माध्यम स्थिर वैद्युत बल का अनुपात होता है। जब हमने इसके बल को रखा तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नोट निर्वात या हवा में विद्युतशीलता है। और ये क्या हो जाता है, विमाहीन राशि है एप्सिलॉन। ठीक है, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कुचालक पदार्थों को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक। क्या लिखेंगे, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है।